चलिए आज हम समझने वाले थे उत्सर्जन, एक्सट्रेशन। उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन वे क्रिया है जिसमें अनपचा भोजन, अपशिष्ट या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और जिस अंग के द्वारा निकाला जाता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, तथा जिस अंग से बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तब ये उत्सर्जी अंग आप देख सकते हैं कि शरीर में हमारे कुल 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पहला त्वचा, स्किन भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करता है, उत्सर्जित करता है। तो ये त्वचा पसीना को निष्कासित करता है। त्वचा के माध्यम से ही तो हमारे निकलता है पसीना। काम जब करने लगते हैं कहीं तो पूरा पसीने पसीना हो जाता है। निकलता कहाँ से है? वो निकलता है इसी त्वचा के माध्यम से। सीबन आप देखे होंगे कि जब कभी भी पसीना निकलता है या सो के उठते होंगे तो चिपचिपा पदार्थ एक निकलता है, शरीर में चिपचिपा टाइप लगता है, वो सीबन होता है। सीबन के कारण ही चिपचिपा होता है, वो सीबन भी निकलता है। और तीसरा जो है, पसीना के साथ साथ देखते हैं कि जब पसीना सूख जाता है, कोई कपड़ा अगर पहनते हैं हम तो पसीना सूख जाता है तो उस सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में धब्बे लग जाते हैं पूरा। उसको चाट के अगर देखिएगा अपना तो नमक के जैसा नमकीन लगता है, इसलिए नमक भी उत्सर्जन होता है यहाँ पर। तो त्वचा से 3 चीज उत्सर्जित होता है, पसीना, सीबन और नमक, 3 चीज उत्सर्जित होता है। अब देखते हैं दूसरा जो है फेफड़ा यानी कि लंग्स। फेफड़ा जो है वाष्प और बलगम और CO2 3 चीज़ों को उत्सर्जित करता है। वाष्प जब हम जैसे सांस लेते हैं तो ठीक है, और जब बाहर निकालते हैं तो वाष्प भी हमारे सांस जब हम छोड़ते हैं तो CO2 और वाष्प दोनों उसमें से निकलते हैं, निष्कासित बाहर होते हैं। तो उसे हम वाष्प और बलगम आप जानते हैं, बलगम यानी कि खेखार। जो आदमी जब सर्दी होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम निकलता है, जिसे तो अंदर से अगर मारता है जो, तो फेफड़ा क्यों उत्सर्जित हुआ? क्योंकि अंदर से वो, जब आप कभी भी खोंकते हैं, कस के छींकते हैं, ढांसते हैं, तो आपको ये पता है कि आपको कहाँ से आ रहा है बल। कस के खेखार रहे हैं मुंह साफ करने, गला साफ करने के लिए, तो वो फेफड़ा से ही तो मिलता है, अंदर से वो मारता है धक्का। तो यहाँ पे बलगम निकलता है फेफड़ा से। तीसरा है बड़ी आंत में अनपचा भोजन जाता है। अनपचा भोजन को वो आगे बढ़ा देता है और आगे के बाद वो निष्कासित करता है, उत्सर्जित कर देता है। तो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। यकृत के नाम से बहुत कम ही लोग जानते हैं, हिंदी नाम से। इंग्लिश ज़्यादा ही लीवर चलता है, लेकिन हम लोग तो हिंदी ही जानेंगे। यकृत देखिए, जो अमोनिया होता है, अमोनिया बहुत ही खराब चीज़ होता है, बहुत विषाक्त चीज़ होता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है कौन? यकृत। यही आपको सवाल में पूछेगा कंपटीशन में कि अमोनिया को यूरिया में कौन सा तंत्र परिवर्तित करता है, तो आपको यकृत मारना है अमोनिया को। और ये भी कुछ समय के लिए करता है। जैसे अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन किया, और यूरिया में परिवर्तन करने के बाद उसको उत्सर्जित हो जाएगा जब वो बाहर, तो बाहर में 2-3 घंटा के बाद वो फिर अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है उसका। तो ये यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। और 5वां है वो है ब्रिक यानी किडनी से यूरिया का उत्सर्जन होता है। यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन, यूरिया पेशाब का उत्सर्जन किडनी के माध्यम से होता है। किडनी रक्त भी छानता है, रक्त भी छानने का काम करता है, और वहीं से पेशाब का छान के पेशाब को निकाल देता है बाहर। और यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये है किडनी। ये किडनी एकदम सेम के आकार का होता है। ये सेम आप लोग देखे होंगे, कभी सेम खाए भी होंगे। तो सेम के आकार की एकदम बिल्कुल लग रही है ये जो होती है
बाएं वाली किडनी ये थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि लीवर से चपा हुआ होता है, इसके कारण ये नीचे दब जाता है। दबने के कारण ये थोड़ा सा नीचे होता है, और इसको इसके ऊपर में एक हो, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से जो किडनी से जो जब रिफाइन होके वहाँ से छना के चलता है यहाँ पे, तो ये एक नस की पाइप की तरह होता है ये, यहाँ से और यहाँ से दोनों से चलता है छना के, और यहाँ पे जाके पेशाब जो होता है यहाँ पे जाके जमा हो जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, और इसे ब्लाडर कहते हैं, यानी मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र यानी कि पेशाब जमा होता है और इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो ये उत्सर्जन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब किडनी के बारे में जानेंगे डिटेल से। किडनी किडनी यानी कि ब्रिक, इसको उर्दू में गुर्दा कहते हैं। ये गुर्दा हिंदी में ब्रिक, उर्दू में गुर्दा, इंग्लिश में किडनी। तो हम किडनी के बारे में जानेंगे। किडनी का पहला जो काम है वो है रक्त को छानता है। वह रक्त को छानता है, यानी कि रक्त को चलनी, जैसे चलनी में आटा छालते हैं वैसे वो रक्त को चाल देता है, यानी कि छान देता है। जैसे चाय छानते हैं वैसे ही छानता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो सिर्फ छानता है, शुद्धिकरण नहीं करता है। ब्लड का जो खून का जो शुद्धिकरण करता है वो फेफड़ा करता है, यानी कि फेफड़ा लंग्स करता है। शुद्धिकरण फेफड़ा और रक्त को छानता है वृक्क यानी कि किडनी। और दूसरा इसका जो काम है पेशाब निर्माण, पेशाब निर्माण इसका काम है। और एसिड एंड बेस को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि पीएच को कंट्रोल करके रखता है। तो आप ऐसा तो नहीं कभी कि एग्जाम में अगर पूछेगा कि अम्लीयता को कौन कंट्रोल करता है, या पूछ देगा कि पीएच को कौन कंट्रोल करता है, तो आप तो सीधे कह देंगे कि पीएच। अगर हम यहाँ पीएच नहीं लिखेंगे तो आप कहिएगा कि पीएच हाईवे नहीं करता है। तो पीएच यानी कि इतना तो समझ ही सकते हैं कि पीएच एसिड एंड बेस नेचर पे ही पीएच चलता है। तो एसिड एंड बेस को नियंत्रित करता है किडनी, यानी कि पीएच के मान को हमेशा बनाए रखता है, बरकरार जितना चाहिए बॉडी में उतना ही बनाए रखता है। और तीसरा जो है वो जहर को निष्क्रिय कर देता है, जैसे सामान्य जहर को निष्क्रिय कर देता है। थोड़ा मोड़ा अगर जहर भी रहेगा ना तो शरीर निष्क्रिय कर देता है उसको। तो जैसे अब कोई पूछेगा एग्जाम में कि अगर किसी व्यक्ति की जहर खाने से मौत होती है तो उसको जांच का पता किस अंग से चलेगा, तो यहाँ पे लड़के लोग मार देते हैं सीधे कि किडनी। किडनी तो खुद ही प्रभाव को खत्म कर रहा है, तो किडनियाँ मारेगा कहाँ से? किडनी में नहीं ना पता चलेगा, उसका पता चलेगा लीवर में। लीवर को खराब कर देता है जहर। किडनी तो खुद ही उसको, उसके पास पावर है कि वो जहर को समाप्त कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है जहर को। तो खराब कैसे होगा जहर से? जहर से लीवर प्रभावित होता है सबसे पहले, क्योंकि लीवर में ही भोजन वगैरह आता है पहले। तो ये हो गया, जहर को निष्कासित करता है। तीसरा है जो ये जो इसकी संख्या जो होती है 2 होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दूसरा, ये 2 संख्या होती है। संख्या इसकी 2 होती है, और इसका वजन औसतन यानी कि लगभग 140 ग्राम वजन होता है सामान्य मनुष्य में। वैसे तो मनुष्यों की भी, किसी का हैवी बॉडी, किसी का नॉर्मल बॉडी, किसी का एकदम में कम बॉडी होता है। तो वैसे में इसका औसतन मान जो होता है 140 ग्राम होता है। इसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है इसमें, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। और यानी कि यहाँ देख सकते हैं ये किडनी का बाहरी रूप बना हुआ है। बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं, और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं, और इसके प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहा जाता है। तो प्रवेश द्वार पर एग्जाम में पूछेगा कि शरीर में सबसे ज़्यादा अमोनिया कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अमोनिया रेनल हाइलम पे पाया जाता है। मैक्सिमम अमोनिया की मात्रा यहीं पे पाया जाता है, रेनल हाइलम पे। और इसकी इकाई क्या होती है मापने की? अगर आपको पता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को, अगर वजन वाली चीज़ है तो उसको मापते हैं। जैसे कोई ये चावल गेहूँ है तो इसे किलो में तुरंत मापते हैं। कोई अगर लिक्विड तरल पदार्थ है, दूध दही तेल वगैरह, ये तो लीटर में तुरंत नापते हैं। तो इसका भी कोई आखिर होगा ना, इसका भी नापने का इकाई। तो इसका जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो वहाँ पे समझ लिए कि नेफ्रॉन इसका यूनिट होता है।
जिस चीज़ से कोई भी चीज़ मिल के अगर जो बना होता है उसे हम यूनिट कहते हैं। आखिर ये किस चीज़ से बना है, तो उसका यूनिट, जो किडनी का यूनिट जो है वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि नेफ्रॉन में के पार्ट जो होते हैं ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो यहाँ पे रक्त को छानने का काम करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्पंदन, रक्त के कणों को छानता है, लेकिन इसकी और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि ये अच्छे चीज को भी छान लेता है और खराब चीज को भी छान लेता है, सबको छान लेता है। तो यहाँ पे जैसे विटामिन विटामिन सबको छान के वो इधर वापस अंदर डाल देता है निकालने के लिए, और केवल ब्लड को ये छानता है, और जो होता है विटामिन वगैरह होता है, प्रोटीन विटामिन को जाने देता है वहाँ। तब यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ पे एक बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल है, वो कहता है कि ये, अरे ये तो अच्छा भी चीज जा रहा है इसमें, एकदम पागले है का जाके। और फिर ये करता है, आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेता है डायलिसिस विधि द्वारा, अपोहन विधि द्वारा। यहाँ पे जो होता है ये बोमेन संपुट, ये अच्छे चीजों को, विटामिन, प्रोटीन्स और लौह तत्व और बहुत सारे को ये अवशोषण करके फिर भेज देता है कि जाओ तुम अच्छा चीज। और यहाँ से यूरिन की मात्रा, जो यूरिया होती है, यूरिया और पेशाब की मात्रा को इधर से जाने देता है, फिर यहाँ पे इस रास्ते से होके चल जाता है और जाने देता है। बाकी नेफ्रॉन की पूरे किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है ये किडनी, लगभग 8 लाख होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किडनी में जो होता है यूरिन जो निकलता है, यानी कि पेशाब के बारे में कुछ विशेष देखेंगे। पेशाब में जो होता है वो जल की मात्रा जो होता है 95% यानी 95% में पानी होता है। 95% पानी, यूरिया यानी कि यूरिया 2% यूरिया। और इसका जो पीएच मान होता है 4.8 होता है पीएच मान। इसका जो क्वालिटी होता है, नेचर जो होता है, प्रकृति जिसे कहते हैं नेचर, इसका अम्लीय होता है। सिंपल सा है कि 4.8 है पीएच मान है तो ये अम्लीय होगा। तो आप देखे होंगे कि पेशाब का रंग पीला होता है। पीला आप लोग देखे होंगे पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, तो पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम उसमें एक पाया जाता है, जो यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। और इसका जो गंध होता है अमोनिया के जैसा गंध होता है। पेशाब का गंध जो होता है अमोनिया का होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किडनी में होने वाले कुछ बीमारी, किडनी में होने वाले कुछ बीमारी जो है, ये पहला बीमारी है स्टोन का बीमारी जो है। पहला जो है कैल्शियम ऑक्जीलेट बढ़ जाने से इसमें किडनी में स्टोन यानी कि जिसे पथरी कहते हैं, किडनी में पथरी हो जाता है, उसे कैल्शियम ऑक्जीलेट के हो जाने से होता है। वो जम जाता है, जैसे गांठ की तरह बन जाता है। और दूसरा जो है यूरेनिया अमोनिया को बढ़ जाने से होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, अमोनिया जो होता है, अमोनिया की मात्रा अगर बढ़ जाती है किडनी में तो वहाँ पे यूरेनिया नामक एक बीमारी हो जाता है जो बहुत ही प्रभावित करता है। तीसरा बीमारी जो है ये गठिया जिसे गठिया गौट भी कहते हैं, ये यूरिक एसिड के ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने से होता है। यूरिक एसिड जो होता है जब बढ़ जाता है, लेवल उसका ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो ये गठिया नामक एक बीमारी हो जाता है। और किडनी जब खराब होता है तो किडनी खराब होने में किडनी का ट्रांसप्लांट भी होता है। आपको पता होगा कि बहुत ही किडनी जैसे दूसरे आदमी का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांट 48 घंटा में होता है। 48 घंटा के बाद होगा तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है, पादप यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो लाशा या गोंद के रूप में अपना उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं। और CO2 तो वो निकालते ही हैं रात्रि के समय, लेकिन ये लाशा और गोंद ये उत्सर्जन करते हैं, जो देखने लायक पदार्थ है। तो आप देखे होंगे कि बबूल के पेड़, पियार के पेड़ में ये सब लाशा जो निकलता है गोद टाइप ऐसा चिपचिपा, जो बहुत चिपचिपा होता है, बिक्री भी होता है। अब न जाने क्या बनता है उसका, मेडिसिन वगैरह बनता होगा।
तो ये निकलता है पादप से। और यूरोटेलिक उत्सर्जित करने वाले हैं, जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं वो हम लोग हैं स्तनधारी और पशु, जैसे मनुष्य हो गया, गाय बैल बकरी भेड़ कुत्ता, ये सब आ गए, ये सब यूरिया उत्सर्जन करते हैं, ये पेशाब में यूरिया के को उत्सर्जित करते हैं। और यूरिकोटेलिक उत्सर्जित, यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड उत्सर्जित करने वाले पक्षी, पक्षी ग्रुप को पूरा सरीसृप कहा जाता है। सरीसृप ग्रुप जो होता है यूरिक एसिड उत्सर्जित करता है। इसी तरह अमोनोटेलिक जो अमोनिया उत्सर्जन करने वाले हैं, कुछ कीट होते हैं, कीट पतंग और मछलियाँ और कीट पतंग जो होते हैं, ये सब अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। जबकि ग्वानोटेलिक ग्वानिन उत्सर्जन करने वाले ओनली फॉर यानी कि केवल और केवल मकड़ी होते हैं, मकड़ी ग्वानिन उत्सर्जन करते हैं। मछली अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। पक्षी यूरिक एसिड, यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी मनुष्य और पेड़ पौधे लाशा या गोद के रूप में उत्सर्जित करते हैं। आप एग्जाम में ये पूछा है, एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है, जल कितने परसेंट, पेशाब में जल कितने परसेंट मात्रा में पाया जाता है? पानी, जल यानी कि पानी 95% पाया जाता है। और गंध अमोनिया की तरह गंध, ये एमटीएस 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 100% आप मिला सकते हैं। और किडनी का औसतन वजन 148 ग्राम होता है।